अब हम जो हमारा अगला सेशन है, सनातन धर्म। सनातन धर्म बनाम सामाजिक रो, सामाजिक न्याय। मैं क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है सनातन धर्म की। ईमानदारी की बात यह है कि आज से 20-25 साल पहले सनातन धर्म का कोई जानता ही नहीं था। हम सब लोग हिंदू थे, कोई हनुमान जी के यहाँ जाता था, कोई शिव जी के यहाँ जाता था, कोई राम मंदिर में जाता था, कोई अखंड रामायण गाता था, सब हिंदू। ये सनातन धर्म एक नया एक टर्म शुरू हुआ कि कौन सनातनी कौन नहीं सनातनी। सनातनी कहने से शायद हम कुछ हिंदुओं को, हम लोगों को लगता है कि शायद हम लोग कुछ बाकी हिंदुओं से थोड़ा ऊपर है, कुछ इस तरह का भी एक कहीं ना कहीं फीलिंग आती है। मैं बिना समय गवाए डॉक्टर मैं प्रोफेसर राम पुनियानी, एक्चुअली मुझे डॉक्टर राम पुनियानी इसलिए बोलता हूँ, आप सब लोगों को सुन के भी अच्छा लगेगा। प्रोफेसर राम पुनियानी मूल रूप से डॉक्टर है और मरीजों का, उसके तन का इलाज करने के डॉक्टर हैं। हालांकि अब तो मन का इलाज कर रहे हैं और हम सब लोगों को बार बार उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइए, सनातन धर्म का क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन करता है? क्या इसमें कुछ इनहेरेंट जातिगत क्लासिफिकेशन है? मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि इसको लेके भी एक है, एक पक्ष कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेटरी है, एक कहता है कि इसमें इनहेरेंट क्लास। मैं जरा इसमें आप कैसे सनातन धर्म को देखते हैं? और जो एक उदयनिधि स्टालिन साहब ने एक जो बहस शुरू की है, वो बहस मेरे हिसाब से तो स्वस्थ है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आपका मैं जरा इस पे समझना चाहता हूँ, हम लोग को समझाइए कि ये क्या मामला है। ये देखिए, जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है, हिंदू धर्म कोई ऐसा पैगंबर आधारित धर्म नहीं है। इसकी कोई एक किताब नहीं है, इसका कोई एक किताब, एक प्रकार का उसका स्ट्रक्चर नहीं है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषाएं देते रहे, और जिनको हम हिंदू धर्म कहते हैं उनमें हिंदू शब्द का उल्लेख भी नहीं है। हिंदू शब्द का उल्लेख भी बहुत बाद में आता है। और जहाँ तक सनातन का मतलब है, सनातन इस शब्द का इस्तेमाल इटरनल यानी शाश्वत मूल्यों के लिए किया गया। पर मुख्य रूप से आके बात यहाँ अटकी कि सनातन शब्द का इस्तेमाल एक तो भागवत में हुआ है, दूसरा मनुस्मृति में हुआ है। मनुस्मृति में उसका उल्लेख है धर्म सनातन, और वैसे सनातन शब्द का इस्तेमाल बुद्ध धर्म के लिए भी, जैन धर्म के लिए भी किया हुआ है। तो ये एक उसकी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। वैसे समझने के लिए उस शब्द का मतलब कुछ और है, पर जब हम उसकी वास्तविकता पे आते हैं तो वास्तविकता ये आती है कि जहाँ एक तरफ सनातन है, उसी के साथ एक जो धर्म का ये एक दावा करते हैं कि धर्म शब्द का जो इस्तेमाल है, इसको अंग्रेजी के रिलीजन से अनुवादित नहीं किया जा सकता। तो उसमें थोड़ी सच्चाई भी है और थोड़ा दूसरा भी घोल है। वास्तव में धर्म से इनका मतलब है कि जो एक धर्म की नैतिकता के आधार पर कर्तव्य, मोटे रूप से जैसे कहा जाए शूद्र धर्म, स्त्री धर्म, क्षत्रिय धर्म, इस प्रकार से वो उस प्रकार के धर्म की बात करते हैं, तो उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। और सनातन और वर्णाश्रम धर्म ये समांतर चलते हैं, और उसमें भी वर्णाश्रम धर्म की प्राथमिकता होती है। ये तो हो गई इसके थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। अब वास्तविकता में क्या हुआ है कि जो हमारे समाज में मनुस्मृति आधारित जो वर्ण व्यवस्था रही है, जो जाति व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था को जब भी बदलने गए हैं, जब भी उसमें सुधार की बात हुई है या किसी और बात पे सुधार की बात हुई है, तो सुधार की प्रक्रिया के खिलाफ जो लोग खड़े हुए, उन्होंने अपने आप को सनातनी कहा। ये मैं आपको 3 अवस्थाओं में बताऊंगा। पहली अवस्था, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती आए, तो वो तो खैर सुधार, एक दूसरे जो उसके सामने चुनौतियां थी, ईसाई धर्म आ रहा था और हमारे यहाँ की कुरीतियों की चुनौती हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वेदों की तरफ चलो। तो उन्होंने कुछ जो पाखंड थे उनके खिलाफ आवाज उठाई, तो उसका विरोध जो किया वो भी सनातन के नाम पे किया, पहली बात। दूसरी बात, जब हम महात्मा गांधी को देखते हैं, खैर महात्मा गांधी की वर्णाश्रम धर्म की जो समझ है उस समय के अनुसार से बदली, वो अलग बात है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। पर जब उन्होंने 1932 के बाद छुआछूत के खिलाफ आंदोलन किया, दलितों के साथ सहभोज के लिए आंदोलन किया, दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए किया, खैर अम्बेडकर के करने के बाद ही किया, तो उसका भी विरोध सनातन के आधार पे किया गया कि भाई हम तो सनातनी लोग हैं, इस प्रकार के परिवर्तन और बदलाव हमको पसंद नहीं है। और तीसरी और अंतिम बात ये है कि जब हिंदू कोड बिल आया, अब हिंदू कोड बिल तो हिंदू महिलाओं के लिए एक बराबरी के रास्ते की तरफ जाने का बहुत बड़ा कदम था, तो इसका भी विरोध किया गया सनातन के आधार पे। और अंतिम में जो टिप्पणी करना चाहूंगा ये कि आज हिंदू धर्म के बदले सनातन का इस्तेमाल किया जाता है,
और सनातन का मतलब आज के वास्तविकता में है जो परिवर्तन के विरोध में है, जो जैसे थे जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था जैसी थी, जो उसके सपोर्ट में उसके समर्थन में खड़ा है। और जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, तमिलनाडु में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जहाँ पेरियार की परंपरा है, जहाँ हमारे महाराष्ट्र से डॉक्टर अंबेडकर की परंपरा आई, इन्होंने निश्चित रूप से जब भी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का विरोध किया तो इनका विरोध करने वाले सनातन के नाम पे आए। तो वास्तविक रूप में सनातन शब्द का वास्तविक जो आज सामाजिक अर्थ है कि जो व्यवस्था जाति उत्पीड़न की है, जो जाति उत्पीड़न की व्यवस्था है, ये ऐसी ही बनी रहे। जो वर्ण व्यवस्था की ऊंच नीच है ये ऐसी ही बनी रहे। और मेरा अंतिम मुद्दा ये रहेगा कि इसको इंटरप्रिटेशन में बहुत प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि मुद्दा तो ये है, यहाँ कोई डिफाइंड चीज तो है नहीं, तो सब लोग अपने अपने तरीके से लेकर उसको चलते हैं। और जब अभी अमित मालवीय ने कहा कि सनातन को ये नष्ट करना चाहते हैं, यानी 80% हिंदुओं का कत्लेआम जिनोसाइड करना चाहते हैं, तो उन्होंने स्वीकार ही कर लिया कि सनातन का मतलब हिंदू। अब हिंदू का जहां तक हम देखते हैं तो हिंदू के बारे में इसमें तो बहुत सारी परंपराएं हैं। दो परंपराओं को बता दूं, एक ब्राह्मणवादी परंपरा और एक श्रमणवादी परंपरा। ब्राह्मणवादी परंपरा में जातिगत ऊंच नीच है और लिंग की स्त्रियों की दुय्यम दर्जा है। और जहाँ तक श्रमणवादी परंपरा है उसमें नाथ तंत्र भक्ति शैव सिद्धांत आते हैं जो ऊंच नीच के खिलाफ है। तो ये इसको सब देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लियरली कहा कि जो हिंदू धर्म आज प्रचलित है वो मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी धर्म है। तो लुब्बो ये है कि हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद का प्रामुख्य है। ब्राह्मणवाद ये अपने आप को सनातन के रूप, हिंदू धर्म अपने आप को सनातन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो अगर हमें समाज में ऊंच नीच को समाप्त करना है, जाति व्यवस्था के विरोध में लड़ना है, तो निश्चित रूप से सनातन के नाम पे जो होता है उसका विरोध करना जरूरी है। और स्टालिन ने मेरे ख्याल से पेरियार और अम्बेडकर के बाद एक महत्वपूर्ण तरीके से जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात उठाई है। क्योंकि आप देखिए पिछले 30 सालों से जो पहली हमारी आज़ादी के बाद से छोटी सी प्रक्रिया चल रही थी जाति के उन्मूलन की, उसके कमतर करने की, वो पिछले 30 साल से निम्न जातियों पर होने वाला अत्याचार, उनकी जो अस्मिता है उन पर हमला, ये पिछले 30 सालों में बढ़ गया है। इसलिए मुझे लगता है कि आज इस ऊंच नीच के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ जो आवाज उठाई गई है वो बहुत तार्किक है, रैशनल है और आज की परिस्थितियों को सामने लेकर की गई है। जी जी, मैं एक छोटे सा एक आपसे और चीज समझ लूं प्रोफेसर साहब, ये जो एक, क्योंकि मैं प्रैक्टिस हिंदू, बार बार मैं बोलता हूं, लेकिन मेरे हिंदू धर्म में मोनू मनेसर मेरे रोल मॉडल नहीं है, मेरे यति यतना वो नहीं है, मेरे कालीचरण मेरे आज की तारीख में नहीं कि वो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। मैं ज्योतिबा फूले को, मैं विवेकानंद को, मैं इनको अपना रोल मॉडल मानता हूं हिंदू धर्म का। मैं थोड़ा बहुत संक्षेप में प्रोफेसर साहब एक चीज इसलिए क्योंकि दर्शकों के लिए हरदम समझने में आसान, ये जो भाजपा हिंदू और हिंदुत्व की बात करती है उसका डिफरेंस बता देंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी दर्शकों को। जी हाँ, ये आपने अच्छा सवाल उठाया कि जब 1892 में पहले चंद्रनाथ बासु ने हिंदुत्व शब्द को रखा, उस समय उन्होंने इसकी परिभाषा उतनी गहरी नहीं की। 1923 के बाद सावरकर जब आए तो उन्होंने ये बात रखी कि हिंदुत्व केवल हिंदू धर्म नहीं है, ये 3 आधार पे है और उनके आधार हैं यहाँ सिंधु से लेके समुद्र तक की जमीन, नंबर 1, नंबर 2 यहाँ की ब्राह्मणवादी संस्कृति, और नंबर 3 ये भूगोलिक क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई चीजें, आर्य नस्ल। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो आर्य नस्ल। तो हिंदुत्व यानी ये ब्राह्मणवादी राजनीति का ये आधुनिक संस्करण है। और ये भाजपा आरएसएस परिवार जो हिंदुत्व की बात करता है वो मुख्य रूप से इसी आधार पे टिका है। उसको हिंदू धर्म के भक्ति परंपरा के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है, तंत्र परंपरा के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। उसको ब्राह्मणवादी इसीलिए बार बार वो मनुस्मृति का उल्लेख करेंगे और उस प्रकार के ग्रंथों का उल्लेख करेंगे जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जिसमें ऊंच नीच है, उसके आधार पे वो अपनी बात करेंगे। तो भाजपा का हिंदुत्व, इसको अगर कहा जाए तो ये ब्राह्मणवाद का राजनीतिक स्वरूप है। मैं मेहरू जाफर साहब आपसे समझना चाहूंगा कि जो भारतीय समाज है उसमें
वंचित, दलित, अल्पसंख्यक और मैं जैसे देखता हूं महिला, ये सब का अगर आप देखिए तो उनको जो नहीं मिला, मतलब अंडर प्रिविलेज कह लीजिए या उनको जो एक समाज से निकालने की बात है, इस सारे उस पे आपका क्या टेक है? क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जहां पे आज अल्पसंख्यक, वंचित, दलित, महिलाएं, इनका सेकंड मतलब वो शब्द शायद बोलना बहुत उचित नहीं होगा, पर उनको बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए तो किसी विद्वान, कंसिडरेट, कंपैशनेट पॉलिसी मेकर ने सजेस्ट किया था कि स्टेट और पर्सनल बिलीव लाइक रिलीजन शुड बी सेपरेट। तो आज हमें ये जो मुद्दे हमारे पर्सनल लाइफ में होना चाहिए थे वो आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो गए, और तभी इसलिए वो बेतुके लगते हैं कि ये जो रिलीजन का डिबेट है, अगर एक खूबसूरत सा धर्म जैसे सनातन धर्म है, मैं भी अपने आप को एज अ स्कॉलर सनातनी समझती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे सामने सनातन का मतलब है इटर्नल, लेकिन इटर्नल कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, दैट इटर्नल सर्च फॉर डिवाइन वैल्यूज लाइक ट्रूथ, कंपैशन, रहमान, रहीम. So the eternality lies in the values and in an attempt to practice those eternal values of truth and beauty. तो ये जो भोंडी बात आज हमें लग रही है कि सनातन धर्म की जो हिंदू समाज के जो सदस्य हैं उनमें से अगर कुछ उस समाज के सदस्य संतुष्ट नहीं है या खुश नहीं है अपनी पोजीशन से इस धर्म के अंदर, तो उनको क्या अपनी नाखुशी बयान करने की इजाजत है कि नहीं? अगर आप गवर्नमेंट को, स्टेट को और रिलीजन को अलग कर देते हैं तो हमें ये आज़ादी मिलती है कि हम अपनी खुशी बयान कर सके। अभी एक खिचड़ी सा हो गया है, अगर कोई कि पर्सनल मैटर्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो अगर हम अब प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते हैं, उसको तरह तरह के नाम दिया है सेक्युलर पॉलिटिक्स को, लेकिन और तो अभी तक तो मेरे सामने कोई और इलाज है नहीं जहाँ की एक इंक्लूसिव सोसाइटी में जब तक महिला अपनी पीड़ा के बारे में बयान नहीं करेगी स्टेट को, तो स्टेट को कैसे पता चलेगा कि उसकी पीड़ा क्या है और उसका फिर समाधान क्या है? तो दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमें डिस्कशन होना चाहिए पॉवर्टी के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, इलिटरेसी के बारे में, करप्शन के बारे में, इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, टेररिज्म, कम्युनलिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनलिज्म। इसके बजाय ये जो हमारे रियल प्रॉब्लम्स हैं, इसके बजाय हम डिबेट कर रहे हैं, आज भी ये भी डिबेट धर्म पे हो रहा है, विच इज I think a waste of time and energy. और अगर स्टेट कंपैशनेट होता, अगर हर सिटीजन की मजबूरी समझता और दुख समझता, तो वो हमें इस तरह का ऐलान नहीं करता कि जो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जवाब मिलना चाहिए. This is creating, it is affecting our mental health. It is creating a psychosis of fear and clamping down on what we actually want to say to the state. जी मैं मेहरू जी थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ मेन सब्जेक्ट से, लेकिन चूंकि आपने पर्सनल मैटर्स की बात कह दी, अब पर्सनल मैटर ऑफ अ पर्सन, मतलब मैं इसलिए इस बात को ला रहा हूं, मैं एक बहुत संक्षेप में आपसे रिएक्शन चाहूंगा. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भाई बहन हैं, वो अपनी बहन को गले लगाता है, उसको किस करता है, ये पर्सनल भाई बहन, हम भी, आपके भी भाई बहन है, मेरे भी भाई बहन,
लेकिन इसको एक पार्टी उसको पब्लिक डोमेन में लाके और उसको शैमिंग का काम करती है। मतलब उसको जिस ढंग से परोसा जाता है वो दुख की बात है। मैं सिर्फ इसलिए आपसे ये चीज पूछ रहा हूं, मेरी नजर में इस समय पूरे हिंदुस्तान में एक ही लीडर है जिसको मैंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, चाहे वो 80 साल की महिला हो और चाहे वो 8 साल की बच्ची हो, राहुल गांधी हर आदमी से, उसके पास वो मॉरल अथॉरिटी थी कि वो उनको सबको गले लगा रहे थे। और ये मैं मानता हूं कि वो 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिला के पास वो इंस्टिंक्ट होती है कि किसकी नजर में क्या है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन मैं इस पे भी, क्योंकि ये पब्लिक मैटर्स को यहां डिस्कोर्स यहां पे आके खड़ा हो गया है कि मैं अगर मेरी बहन से मैं कैसे बातचीत करता हूं, वो आज आप उसको वो लेके देख रहे हैं और उसको आप उस पे भद्दे कमेंट्स करना। मैं बहुत बहुत संक्षेप में कमेंट। जी, संक्षेप में, सबसे संक्षेप में तो मैं जो अल्फाज इस्तेमाल करूंगी वो है अफसोस। ये राहुल और प्रियंका के रिश्ते पे कमेंट नहीं है, ये उन लोगों के मानसिक स्टेट पे कमेंट है जिनकी इतनी गंदी सोच है। और इस तरह की के डिबेट्स को मेरे ख्याल से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमारे सामने कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, कितने रेप्स हो रहे हैं औरतों के, नौकरी नहीं है नौजवानों की, ये सारे इतने मुद्दे हैं जो हमारा भविष्य इन्फ्लुएंस करते हैं। और हम वीडियो बना रहे हैं एक भाई बहन के रिश्ते पे, हमसे क्या मतलब। और हमें पता भी है दूसरों की प्राइवेट लाइफ, लेकिन हम उसको इस तरह से थोड़ी डिस्प्ले करते हैं सोशली। ये मेरे ख्याल से राहुल और प्रियंका पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और उनका रिश्ता जैसा है, पाक है नापाक है, वो हमसे नहीं मतलब। लेकिन जो लोग इस तरह के बातें कर रहे हैं और इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन पे ला रहे हैं, उनकी मानसिकता पे तो थोड़ा सा शक और घिन आती है। नहीं, मैं आप ही का लफ्ज ले लूं, उनके इरादे नापाक हैं ये पक्का है, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। उनके इरादे तो पाक नहीं है। मैं मेरे पास अब दो प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर शशि शेखर, प्रोफेसर रविकांत हैं। प्रोफेसर रविकांत साहब ज्यादा नवयुवक हैं, तो मैं शायद इनको पहले, प्रोफेसर साहब आप सबको आप समेट लीजिएगा, प्रोफेसर शशि। मैं प्रोफेसर रवि चूंकि यंग ज्यादा है, मैं पहले प्रोफेसर रवि, क्योंकि दो शिक्षक लोग मेरे साथ थे। मुझे ये बताइए प्रोफेसर रविकांत, ये मोहन भागवत साहब को एकदम से दलित प्रेम जागृत हो गया, बैकवर्ड का प्रेम। अब वो कह रहे हैं कि 200 साल तक आरक्षण मिलना चाहिए। फिर आज ही प्रियंक खड़गे ने बहुत साफ कहा है, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 2000 साल तक इनके ऊपर अत्याचार किया। तो कह रहे हैं वो हम जब कर रहे हैं तो अपने आप ही, ये तो सेल्फ डिक्लेरेशन है ना कि हम कौन है। तो इसपे ये क्या केवल आप सबको इतना उल्लू समझते हैं कि अभी 2 साल पहले कह रहे थे, 4 साल पहले कह रहे थे कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। हर जगह इनके डिस्कोर्स में रहता है कि आरक्षण मेरिट को स्पॉइल करता है कहीं पे, और एकदम से इनको आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए। ये क्या सबके पास से समझे कि कुछ भी बुद्धि नहीं है किसी के पास? प्रोफेसर रविकांत। थैंक यू सिंह साहब। आपको याद होगा बखूबी के डॉक्टर लोहिया से लेकर के तमाम समाजवादी और गांधीवादी इस बात को कहते रहे हैं कि आरएसएस के कई मुंह हैं, अभी वो क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या कहेंगे, इसे कोई नहीं जानता। एक अच्छी बात यह है कि उनके जो सपोर्टर हैं वो हमेशा इस बात को जानते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है और जो भी कहा जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है। ये जो बयान है वो दरअसल आने वाले चुनाव के मद्देनजर है। पिछले 10 साल में आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की गई, दलितों को घोड़ी से उतारा गया, उनको पेशाब पिलाया गया, उन्हें सरेआम पीटा गया, कहीं रेप हुए। और उत्तर प्रदेश का अगर हम आंकड़ा लें तो 150% अपराध बढ़े हैं दलितों पर।
और पूरे देश में भी करीब करीब यही आंकड़ा है। और ये तब है जब रिपोर्ट नहीं हो रही है, ये मामले रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं। उस वजह से जो दलित, आदिवासी और अति पिछड़ा है, वो उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान और उसको शारीरिक जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उसकी वजह से वो अब इस सरकार से पिंड छुड़ाना चाहता है। और मैंने अति पिछड़ा का जिक्र इसलिए किया कि ये कोर वोटर है बीजेपी का, आज की तारीख में बना हुआ था। पिछले 3-4 चुनाव में उत्तर प्रदेश में तो खास करके जहां मैं बैठा हूं, जहां आप हैं और देख रहे हैं, अति पिछड़ा और नॉन जाटा और दलित ने बीजेपी को भरपूर वोट दिया। और मैं जिस बात को कहता रहा हूं, फिर जोर दे करके कह रहा हूं कि इसने हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी को वोट नहीं किया। जो लोग ये समझते हैं कि हिंदुत्व इतना ताकतवर हो गया है कि अति पिछड़ा और दलित जो है वो इस वजह से वोट कर रहा है, तो ये नहीं है। कुछ अपवाद अगर हम छोड़ दें तो वो दूसरी कई वजह हैं, उस पर हम लोग बात करते रहे। लेकिन अब जब आपने आरक्षण को बेमानी बना दिया, लेटरल एंट्री आपने उधर शुरू कर दी और इधर पीएसयूज खत्म कर दिए, सरकारी नौकरियां खत्म करके आप ठेके पर लेकर के आए, तो कहां आरक्षण रह गया? तो अब बहुत आसान है ये बोलना कि साहब आरक्षण तो चलता रहेगा और अगर 200 साल चलता है तो भी चलेगा। लेकिन मोहन भागवत अगर ईमानदार होते, हालांकि वो कभी हो भी नहीं सकते, मैं उनसे अगर ये उम्मीद लगाऊं तो मैं बेवकूफ। अगर वो ये कहते कि साहब निजी क्षेत्र में आरक्षण होगा, जुडिशरी में आरक्षण होगा, और सबसे बड़ा तो ये कि सरसंघ चालक कोई दलित होगा, अरे वो तो छोड़ दीजिए, वहां एक के अलावा दूसरा कोई ठाकुर भी नहीं हुआ, रज्जू भैया को छोड़ करके। वही फेरिस्ट है ब्राह्मणों वाली, और उसमें भी मोस्टली वही पेशवाई ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण इधर उड़ीसा और बिहार, उत्तर प्रदेश वाले भी नहीं है। तो जिसकी हायरार्की इतनी मजबूत हो, जिसकी सोच इतनी संकीर्ण हो, वो अचानक ये कहने लगे, तो इसको मैं उस कहानी के रूप में देखता हूं कि शेर आकर के बकरी से पूछने लगे कि मांस खाओगी। ये वही उदाहरण है कि साहब हम आरक्षण देते रहेंगे, तो पहली बात तो ये कि आप हैं कौन? किसी संवैधानिक पद पर हैं क्या मोहन भागवत? और दलितों के ठेकेदार हैं क्या, या कब उनको ये ठेका मिला? उस पर तो बहस करना ही और हम लोगों की मजबूरी है कि उस पर बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से बिना किसी संवैधानिक पद से मोहन भागवत जो हो गए हैं, तो वो पूरे देश को चला रहे हैं, जैसे चाहे उस व्यवस्था को चला रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि ये जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट है, स्त्री को खाने पीने के लिए पति देता है, तो उसकी सेवा न करे तो घर से निकाल दो। ये उनका कॉन्सेप्ट है, अपनी सोच है। तो ये जो हिंदुत्व है और हिंदुत्ववादी हैं, वो दरअसल पितृसत्तात्मक भी है, वर्णवादी भी है, और असमानता को हमेशा शिरोधार्य करने वाले हैं। ये एक गांव में मुहावरा चलता है कि ये गरम तवे पर भी बैठ जाए तो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि साहब हम वर्ण व्यवस्था को छोड़ रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुनियाद ही उसकी वही है। तो वो जो 100-200 जो जबाने हैं, जो मुंह हैं, उनसे वो अलग अलग बातें करते रहते हैं केवल लोगों को भरमाने के लिए। लेकिन अब तो जो सफर है ना लोकतंत्र का, वो 60, 70, 75 साल का हो गया, और उसमें जो मिडिल क्लास उभरा है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो या आदिवासी हो, वो आरएसएस की इस पूरे मानसिकता को बखूबी समझने लगा, और इसीलिए वो सबसे मजबूती के साथ लड़ रहा है, सामने लड़ रहा है। हिंदुत्व के सामने अगर कोई डट करके खड़ा हुआ है और छाती तान करके खड़ा हुआ है, तो वो अंबेडकरवाद। वो
लड़ने और मरने के लिए तैयार है, मैं उसकी बात करूं। ऐसा नहीं है कि और विचारधाराएं नहीं लड़ रही, लेकिन जो मरने के लिए तैयार है वो अम्बेडकराइट है। उससे घबराहट है आरएसएस के भीतर भी कि अगर ये वोटर खिसक गया तो हमारे पास जमीन कितनी है, 10% से ज्यादा नहीं है, फिर हमारा क्या होगा। इसलिए वो मरहम लगाते रहना, वो जख्म भी देना, चोट भी देना और फिर थोड़ा सा मरहम लगा के चलना, ये उस आरएसएस की पूरी मानसिकता है। सामाजिक न्याय और न्याय जैसा शब्द है ही नहीं वहां, सामाजिक न्याय तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए मुझे तो शक ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो वो कह रहे हैं वो तो कभी नहीं हो सकता उनके अनुसार, वो कभी चाहते ही नहीं। जी, तो इसलिए आवाजें जो आ रही हैं वो आवाजें और अभी कर्कश भी होंगी, वो तेज भी होंगी, वो दक्षिण भारत से आ रही हैं। और अगर बदलाव नहीं होता है तो फिर जो होगा सो देखा जाएगा। ये लोग उसके लिए तैयार हो रहे हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो आवाजें और ज्यादा बुलंद होंगी और ज्यादा मजबूत होंगी, और आरएसएस उसी से छिपने की कोशिश कर रहा है, जी, उसी से बचने की कोशिश कर रहा है। जी। प्रोफेसर शशि, अब मैं आपसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये उदयनिधि स्टालिन साहब ने एक बयान दिया, एक किसी सभा में उन्होंने एक तरह का वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य में जो मान लीजिए बीजेपी ने किया, जो हिंदू जो इस तरह के ठेकेदार हैं उन्होंने किया, हमारे मोदी जी ने उस वक्तव्य को अपनी कैबिनेट में डिस्कस किया, और कैबिनेट में डिस्कस करके उन्होंने कहा कि इसका माकूल जवाब देना चाहिए, मतलब इट शुड बी अप्रोप्रिएट। और माकूल जवाब देने के लिए जो सबसे माकूल उनके हिसाब से जवाब आया, एक अयोध्या के साधु का आया, जिसने कहा कि उदयनिधि स्टालिन की जो सर कलम करके, कलम मतलब जो गर्दन काट के लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए का वो इनाम देंगे। और ये उन्होंने एक बार नहीं कहा, ये उन्होंने 2-3 बार कहा, उन्होंने अलग अलग, ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई वो नहीं, ऑन रिकॉर्ड है 10 करोड़। तो ये माकूल जवाब शायद वो यही दे रहे थे क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन मिल गया था उन्हें। उस साधु के ऊपर आज तक उत्तर प्रदेश में कोई एफआईआर नहीं हुई है, और उदयनिधि स्टालिन के ऊपर उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो चुकी है। मैं थोड़ा इस पे आपसे टेक लूंगा कि ये माकूल जवाब 10 करोड़ रुपए सर कलम कर देंगे करके जो लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए देंगे, ये क्या इंगित कर रहा है प्रोफेसर साहब? देखिए आनंद भाई, पहली बात तो ये है कि जब आप कानून में विश्वास नहीं करते हैं, संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर हिंसा की बातें या माकूल जवाब के नाम पर जो भी आप इशारा कर रहे हैं जिन ताकतों को, तभी ये बातें आती हैं। अन्यथा कानून का शासन है, और कानून के शासन में जो भी कानून का उल्लंघन करे तो कानून की प्रक्रिया के द्वारा उसको दोषी ठहरा करके सजा दी जा सकती है। लेकिन जब कानून का पालन नहीं, अब आप ये बताइए, खुद कह रहे हैं आप कि कैबिनेट में ये बातें डिस्कस की जा रही हैं। अब कैबिनेट क्या ये हिंदुओं की कैबिनेट है, क्या है ये सनातन धर्मियों की कैबिनेट है, क्या है ये, किसकी कैबिनेट है? उस संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा निर्मित और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी हुई वो कैबिनेट है। तो कैबिनेट में इस बात को आप जिक्र कैसे कर रहे हैं? लेकिन आप देखिएगा कि इतने सारे उन्होंने फ्रंट खोल रखे हैं और पूरे देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, कि एक तरफ आप संविधान को बदलने की भी बातें कर रहे हैं, एक तरफ जो है वो आपने कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग किया अधिकृत पदों के आमंत्रण पत्र में जो अपने आप संविधान के प्रतिकूल हैं, और दूसरी तरफ आप संविधान की शपथ खा करके कैबिनेट की मीटिंग में माकूल जवाब देने की बातें करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जरा अतीत को याद कीजिए कि यदि आज पेरियार जिंदा होते, ईवी रामास्वामी पेरियार जिंदा होते, अंबेडकर जिंदा होते, यहाँ तक कि मैं और पीछे जाता हूँ, राजा राम मोहन राय जीवित होते, या तमाम ऐसे और पीछे चले जाइए, ज्योतिबा फूले होते, ज्योतिबा फूले होते, कबीर जिंदा होते, तो क्या होता? हालांकि उन्होंने, आप जानते हैं कि ऐसी ताकतों ने गोविंद पंसारे को मरवाया, ऐसी ताकतों ने नरेंद्र दाभोलकर को मरवाया, ऐसी ताकतों ने
गौरी लंकेश को मरवाया, ये वही ताकतें हैं। और उसमें सनातन संस्था से जुड़े हुए संस्थान की बातें, उन पे आरोप था। तो सवाल है कि देखिए, हिंसा की वकालत बहुत दिनों से की जा रही है। जब भी कोई भी स्टेटमेंट देता है, आप स्टेटमेंट से सहमत हैं, असहमत हैं, आपको उस स्टेटमेंट के विषय में प्रतिक्रिया देने का पूरा अधिकार है। व्यक्ति की जो अपनी विचार और अभिव्यक्ति की आजादी है, उसमें आपको भी आजादी है कि आप उसकी प्रतिक्रिया आप बातों के द्वारा, अपने तर्कों के द्वारा, वक्तव्य के द्वारा दीजिए। लेकिन जैसे ही आप हिंसा की बात करेंगे, माकूल जवाब देने की बात करेंगे, तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब है कानून के राज में आपका विश्वास नहीं, संविधान में आपका विश्वास नहीं, तो फिर तो कुछ बचता नहीं है ना, फिर क्या करेंगे। अब रही बात कि ऐसी स्थिति में संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल है कि जब धीरे धीरे एक अधिनायकवादी व्यवस्था जो अंततः फांसीवाद की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वो सांप्रदायिक फांसीवाद भी उसमें, कॉर्पोरेट का फांसीवाद भी सब शामिल है, तो संकट तो बहुत गहरा हो रहा है। और जैसे जैसे इस सरकार के समक्ष राजनीतिक चुनौतियां मजबूत हो रही हैं, उन्हें लगने लगा है कि शायद 2024 उनके लिए सुरक्षित नहीं है, तो इस तरह की चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। रही बात कि उदयनिधि स्टालिन ने जो बातें की हैं, वो पहली बार तो नहीं कही है किसी ने। इसके पहले भी अगर आप एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अम्बेडकर लिखते हैं, और अगर जो है पेरियार बहुत पहले ये बातें कर चुके हैं, तो फिर सवाल उठता है कि उदयनिधि स्टालिन के किसी भी स्टेटमेंट को इतना महत्व देने का मकसद क्या है। मकसद बहुत साफ है। अगेन वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, यानी कि जो बहुसंख्यक राजनीति उनकी अपनी है, उसके लिए वो पोलराइजेशन करना चाहते हैं, और हमेशा वो परिस्थितियां बनाते हैं। इसीलिए जैसे ही आप व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करते हैं, इसका मतलब है कि आपको जनतंत्र में, जनतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है, जो प्रमाणित है। उस पर बहुत ज्यादा डिबेट करने की, चाहे संघ से लेकर के हिंदू महासभा और तमाम जो भी कट्टरपंथी ताकतें होती हैं किसी भी धर्म में, वो धर्म के अंदर भी सुधार का विरोध करती है निरंतर। अगर आप रोमन कैथोलिक को देखेंगे, अगर आप यहाँ हिंदुओं में जो धर्म की सुधार और जो है तमाम तरह के जो आंदोलन, सामाजिक सुधार का आंदोलन, कौन शक्तियां विरोध कर रही थी? वो हमेशा परिवर्तन विरोधी ताकतें होती हैं, जो परिवर्तन एक बेहतर समाज और समता मूलक या समता स्वतंत्रता के नाम पर संगठित होने की कोशिश हो रही होती है, उसका विरोध करते हैं। तो ये शक्तियां तो वही हैं। अगर हम 1925 के संघ को नहीं समझ रहे हैं और जो बातें आज वो कर रहे हैं, बस उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम क्या किया कि उस राजनीति को, जो उनकी राजनीति रही है 1925 से, हालांकि उसके पहले से हिंदू महासभा की भी राजनीति, वो अब भारत की राजनीति में, लोकतांत्रिक राजनीति में मुख्य बिंदु उन्होंने उसको बना दिया है। और यही कारण है कि वही बातें यहाँ राजनीति में चर्चा का विषय बन जाती हैं, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर वो चर्चा का विषय बन जाती हैं, और चर्चा भी प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस समय उन लोगों को इस तरह से नहीं रोका गया। और अब जो है आप देखते हैं कि 2013 से लेकर के कई तर्कवादी वैज्ञानिक समाज के निर्माण करने वालों की हत्या कर दी गई, और एक भी हत्यारे को आज तक सजा नहीं मिली है। हत्या करने वाली ताकतों को सजा नहीं मिल रही है। तो जब समाज में हत्यारों को सजा नहीं मिले, हत्या करने की राजनीति या हत्या करने की बातें करने वाले को सजा नहीं मिले, इतना ही नहीं, आपने तो खुद देखा कि धर्म संसद के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, किस प्रकार की भाषा और खुलेआम हिंसा की वकालत की जा रही है। तो अगर आप सपोज कीजिए, यदि मैं किसी व्यक्ति विशेष को अभी ये घोषणा कर दूं कि उसकी हत्या करने वाले को मैं अपनी ओर से इतने पैसे दूंगा, पुलिस फौरन हमारे खिलाफ FIR दर्ज कर लेगी। लेकिन जो लोग उनके समर्थन में हैं या जिनके समर्थन के बल पे वो राजनीतिक सत्ता में बने हुए हैं, वो कुछ भी बोले, कोई रोकने वाला नहीं। और अगर बहुत कुछ होता है तो सीधे सीधे कुछ एक हल्के फुल्के जो हैं वो FIR करवा करके, और फिर आप जानते हैं कि नूह के भी आप देख लीजिए, जो लोग नूह में थे उनके साथ क्या हुआ, मोनू मानेसर की अभी आप बात करें उनके साथ क्या हुआ। तो सवाल सिर्फ इतना है कि जो कुछ हो रहा है वह बहुत नियोजित है, और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और राज्य पूरी तरह से एक जिसको कहते हैं कि जो हिंदुत्ववादी, देखिए हिंदू और हिंदुत्ववादी सीधे सीधे एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो रिलीजन है ही नहीं। इसलिए धर्म को आप जो है बिल्कुल अलग कर दीजिए। ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें धर्म को इंस्ट्रूमेंट के रूप में वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
और बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स, सवाल वहां ये भी आएगा कि मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स में भी अगर आप मान लिया हिंदू धर्म की कल्पना कर रहे हैं, तो जो सवाल अभी उठ रहे हैं, जाति व्यवस्था तो वही थी, वर्णाश्रम तो वही था, स्त्रियों के साथ जो सती प्रथा और तमाम तरह के जुल्म, विधवाओं के साथ इस समाज में किस प्रकार का अन्याय और जुल्म होता रहा, वो तो मतलब कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई बार लगेगा कि घिन आने लगती है कि हम किस समाज का हिस्सा हैं, किस समाज के हिस्सा के रूप में हमारा जन्म हो गया। लेकिन सवाल ये भी है हमारे सामने चुनौती कि जहां भी हम पैदा हुए हैं, क्या हम उस समाज या उस धर्म या सामुदायिक जो जीवन है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं, या हम इन तमाम जो ऐसी शक्तियां हैं उन्हीं के हाथ में उनकी ठेकेदारी सौंप देते हैं। अगर हम विरोध नहीं करेंगे, उनके खिलाफ मुखर होकर के खुल करके सामने नहीं आएंगे, तो ऐसे शक्तियों को आप मजबूती प्रदान कर देंगे और फिर वो शक्तियां, वो कहते हैं ना कि अपने आप स्वयंभू ठेकेदार बन करके वही तय करने लगेंगे कि आपने जो कहा है वो सनातन धर्म के अनुकूल है या नहीं है, वो हिंदू धर्म के अनुकूल है। और यहाँ तक कि अभी जो दुखद स्थिति क्या है जानते हैं, राज्य और धर्म, राज्य सत्ता और धर्म की सत्ता को मिलाने की कोशिश हुई है, और इस मिलने के कारण ये अंतर करना मुश्किल हो रहा है कि हम प्रधानमंत्री से या प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुन रहे हैं या किसी ऐसे साधु संत या जो किसी धार्मिक संस्थान के पुरोहित हैं उनका वक्तव्य सुन रहे हैं, अंतर नजर नहीं आता है। नेताओं के आप भाषण सुने, यहाँ तक कि शिक्षाविदों के आप अगर जो तथाकथित उनके शिक्षाविद बने हुए हैं, उनके संघ चिंतन करने वाले और चिंतक हैं, आप उनकी भाषा सुनेंगे तो लगे यार ये एक बुद्धिजीवी की भाषा तो नहीं हो सकती है। ऐसी डिसएग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, फ्रेंच विचारक वॉल्टेयर एक बात कहते थे, यद्यपि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, लेकिन आपके बोलने की आजादी की रक्षा के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। सवाल यह है, ये तो जान लेने वाले हैं, क्या आपने ऐसा कैसे कह दिया? यानी कि हम जो कुछ कहें वो इनकी इच्छा के अनुकूल हो, इनके मन के अनुकूल हो, विचार के अनुकूल हो, इन्हीं की सोच के अनुकूल हो। तो एक ऐसे भारतीय मनुष्य का निर्माण करने की कोशिश हो रही है जो उसी सोच, ये फांसीवादी सोच है। फांसीवाद एक ऐसे ही व्यक्ति का निर्माण करने की कोशिश करता है और क्रमशः वो व्यक्ति जो है उसी को सत्य मान लेता है। तो जो बातें हो रही है मुझे लगता है इसको समझने की जरूरत है, और जो कुछ हो रहा है आप बहुत ज्यादा अपेक्षा ना करें कानून के द्वारा, क्योंकि कानून का शासन भारत में नहीं है। अगर हम और आप मान रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, कानून नहीं है। अन्यथा कुछ लोग जेलों में हैं, उनके साथ क्या सलूक किए जा रहे हैं, और कुछ लोग बाहर रह करके खुलेआम हिंसा की वकालत कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, फिर भी उन्हें जो है पुलिस के द्वारा जो है किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाती। अगर आप इसका नजरिया देखना चाहें और नजारा, आप विश्वविद्यालयों में आ जाइए, आप देखेंगे कि एक खास तरह के विद्यार्थी राजनीति करने वाला संगठन खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहा है और पुलिस तमाशा देख रही है। और दूसरी ओर अगर फौरन कोई अन्य संगठन एक हल्का फुल्का भी प्रयास करे तो उनको रोकने की कोशिश होती है। आपने देखा होगा कि भारतीय नागरिकों को मतदान करने से यहाँ रोका जा रहा है। सोचिए कि नागरिक समानता में भी विश्वास नहीं है, राइट टू वोट जो उनको मिला है, घोषी में भी इसका नजारा देखा गया है। तो सवाल इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है, और इसका जो समाधान है कि आप कहीं न कहीं ऐसी ताकतों को पहले राजनीतिक सत्ता से जब तक अलग नहीं करेंगे, उनकी कमर नहीं तोड़ेंगे, उनकी पीठ को कमजोर नहीं करेंगे, तब तक आप इससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए पहली बात है राजनीतिक सत्ता से हटाइए, फिर समाज में जो जहर इतने लंबे समय से वो फैला रहे थे, उन जहर के असर को कम करने के लिए क्या दवा हो सकती है, फिर उसका प्रयास करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, मैं एक दो चीजें इसमें ऐड कर दूं। आप कह रहे हैं हत्या करने वाले को सजा नहीं मिली, जो हत्या और बलात्कारी जिसको सजा सुप्रीम कोर्ट तक बहाल हुई, 3 स्टेज, उसको बिल्किस बानो के केस का मैं बात कर रहा हूं, उसको वो मुलजिम नहीं थे, सजा हर जगह से मिली, उसको छोड़कर सम्मानित करने का और स्टेज पे बिठाने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि लोगों को याद दिलाता रहे। आप जिस छात्र संगठन की बात कर रहे हैं कि वो उस छात्र संगठन में अब इतनी नफरत फैल गई है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहली बार कुलपति और कुलसचिव मैंने देखा जिसको दौड़ा दौड़ा के पीटा, और हाथ से नहीं, लात घूसों से पीटा। ये कहीं नहीं मैंने सुना था। छात्र राजनीति में हम सब लोग उस राजनीति से आए हैं,
वीसी का धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर पुनियानी, मैं आपसे एक और चीज जरा समझ लूं, क्योंकि दर्शकों के लिए भी आसान होगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इंगित करती हैं कास्ट सेंसरशिप की तरफ, और एक जो इसके अगेंस्ट बात होती है कि नहीं साहब, मेरिट इस पे बड़ी कंप्रोमाइज हो जाएगी, मेरिट जो है वो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैं दोनों चीजों पे आपका, ये कास्ट सेंसरशिप इस देश के लिए आवश्यक है, कितनी आवश्यक है, और क्या आरक्षण से मेरिट कंप्रोमाइज होती है? देखिए, कास्ट सेंसरशिप की जरूरत तो है, पर जैसे अभी प्रोफेसर रविकांत ने कहा, अभी जहां आरक्षण होना चाहिए वो सुविधाओं को ही खत्म कर रहे हैं। तो ये भी जरूरी है कि ऐसी जगहों पे जहां आरक्षण नहीं है उस जगह पे आरक्षण लाना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है। और दूसरा, ये आरक्षण की नीति तो ये समाज में समानता लाने की दिशा में जाने की एक कोशिश है। तो उसको जब दूसरे तरीके से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है, एक आर्थिक आधार पे आरक्षण देने की बात है, वो भी इसके विरोध में खड़ी है। तो पहली बात मैं कहूँगा, इसमें तो कास्ट सेंसरशिप बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ ये भी ज़रूरी है कि जिन नौकरियों में, जहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है या दूसरा है, जहाँ इस प्रकार का आरक्षण नहीं है, उसमें वो आरक्षण लाना चाहिए। ये दो चीज़ों की मुझे तो बहुत ज़रूरत लगती है, क्योंकि अभी पिछले 30 सालों से तो समाज पीछे की दिशा में जा रहा है, और उसमें उस हालात में ये जो ओबीसी सेंसरशिप और दूसरी चीज़ है, सरकार तो उसको अवॉइड कर रही है। वैसे आप देखिए कि जो पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल में होता है, वो भी इस बार नहीं हुआ। 2021 में होना था, वो भी नहीं हुआ। और ऊपर से ये कास्ट सेंसस करना जो बहुत ज़रूरी है, उसको भी इन्होंने बाईपास कर दिया है। और तीसरी बात ये भी है कि इसके साथ हमको एक ऐसा सकारात्मक सोच लाने की ज़रूरत है जो समाज के पिछले तबकों को वास्तव में बराबरी की तरफ ले जाए। और आज तो पूरी जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति इनके विरोध में चल रही है, इनकी अस्मिता पर हमला है। जैसे उन पर निजी तौर से उदाहरण दिए गए, किस प्रकार से उन पर उनका अपमान होता है और किस प्रकार से उनको सामाजिक क्षेत्र से दूर रखने की बात है ये। और तीसरी तरफ से वैचारिक रूप से अभी जो सनातन की बात की गई, वो भी एक इस दिशा में एक कदम है कि भाई आप जो ऊंच नीच की व्यवस्था उसके खिलाफ बात मत कीजिए। तो अलग अलग धरातल पर वही चीज़ करने की कोशिश की जा रही है कि समाज यथास्थिति में बना रहे और जो निचले तबके के लोग हैं वो वहीं टिके रहें, और जो सवर्ण संभ्रांत लोग हैं वो इस व्यवस्था का पूरा फायदा लें। तो मैं आपसे पूरा सहमत हूँ कि कास्ट सेंसस की बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ ये जो जिन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है उन क्षेत्रों में आरक्षण लाने की भी जरूरत है। नहीं, दूसरी प्रो साहब, एक वो क्या मेरिट अगर कहीं है, जैसे कहते हैं ना मेरिट से भाई आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं मेरिट को, अगर आरक्षण आता है तो मेरिट कॉम्प्रोमाइज होती है, ये एक पुश किया जाता है हर जगह। ये देखिए, ये भी एक बनावटी बात है। जब तक आप देखेंगे कि जैसे वो कई बार उदाहरण देते हैं कि आप कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे, जो आरक्षण से आया है या जो दूसरे तरीके से आया है, तब आए हैं। जब तक वो पूरी परीक्षा पास नहीं कर लेंगे तो वो तो इलाज कर नहीं सकते हैं, पहली बात ये है। और जो इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, इतने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आए हैं, वो तो आरक्षण का सबसे बड़ा गढ़ है कि जहाँ आर्थिक आधार पे एक आरक्षण किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अवसर की बात है, जो मेरिट है वो अवसर की बात है। अगर आप अवसर बराबर दें तो हर एक समाज के तबके में बराबर की योग्यता है, और इससे मेरिट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मैं तो उल्टा कहूँगा कि आज जो प्राइवेट कॉलेजेस में स्थिति है उसके कारण आर्थिक आधार पे आरक्षण हो रहा है, ये और भी खतरनाक चीज़ हमारे समाज के लिए है। और मेरिट पे तो उसका प्रभाव जो SC ST OBC के आरक्षण से मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ा दूरगामी चल के देखिए तो पहले इनका कट ऑफ बहुत लो होता था, जैसे थोड़े साल गए तो इनका कट ऑफ भी काफ़ी ऊंचे लेवल पे आ गया। जैसे परिस्थिति बदलेगी, इनके अवसर बदलेंगे, तो उनकी वास्तविक लायकियत जो है वो समाज में देखने को मिलेगी। जी जी। मेहरू जी, एक चीज ये बताइए, ये जो प्रेजेंट नेतृत्व है, जो इस समय लीडरशिप है, वो एक उसकी एक और टैक्टिस हो गई, सबको डराकर एक थोड़ा अनिश्चय की स्थिति, मतलब थिंग्स आर नॉट वो। आप 18 से, जैसे एक मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, 18 से 22 संसद का सत्र बुलाया गया, क्यों बुलाया गया नहीं बताएंगे। मतलब ये एक सारी चीज में ये रिफ्लेक्ट होता है
कि अनिश्चय करना, बताना नहीं, डरा, हर आदमी डरा रहे कुछ ना कुछ। भैया यहाँ मतलब ये हमारे और आपके घर में, मैं बहुत नॉर्मली बोल रहा हूँ, मैं जब ये शो करता हूँ तो मेरे बहुत से चाहने वाले, भाई क्यों करते हो, डर है। आप जब बोलती है तो मतलब आपके जो शुभचिंतक है, नहीं बोला करो, क्या जरूरत है। मेरे बहुत से तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ऐसे बात कर लो, लेकिन यार उस पर ऑन रिकॉर्ड मत करो। तो ये जो एक सरकार ने बना रखा है, मैं इस पे भी थोड़ा आपका एक बहुत क्विक रिएक्शन, ये जो जानबूझ के पर्पसली ये करते हैं जिससे लोग डरे रहें। ये मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता है। अगर नियत अच्छी होती है एक हेड ऑफ द फैमिली की, पेरेंट्स की, हेड ऑफ द कम्युनिटी की, अगर नियत अच्छी होती है, उसके पीछे लोग खुद ही पाइट पाइपर की तरह आते हैं। उन्हें कोई ऐसी तरकीब करने की जरूरत नहीं है कि लोग हमें वोट दें, या आप लोगों से फ्रेंडली वे में बात करिए, आप भाईचारे को बढ़ाइए, आप प्रेम करिए, प्रेम करते हुए दिखिए, दिखाई दिए जाए, तो लोग खुद ही आकर्षित होते हैं। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये जरूरत क्या है इतना भय फैलाने की सोसाइटी में। वो इस तरह के वीडियोस देखने में आते हैं कि बच्चे 18-19 साल के तलवार लेके सड़कों पे टहल रहे हैं। तो इससे मतलब मरना तो सभी को है, मगर इस तरह से मेरी जान जाए, इसमें अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरी मजहब की वजह से या जेंडर की वजह से या हमारी शक्ल किसी को नहीं पसंद है, वो आके हमारा गला घोट दे। तो कुछ स्टेट सिक्योरिटी है ही नहीं, पुलिस में विश्वास है ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है कि अपनी जो पीड़ा है या अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं हम किसके पास लेके जाएं, कौन एड्रेस करेगा। तो ये अब पता नहीं जनता में कितने लोग हैं जो इस भय फैलाने वालों के फैंस हैं और उनको एडमायर करते हैं, लेकिन एक आम जनता जो है तो उसको तो तकलीफ ही होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ नियत में खराबी है, कुछ जैसे सनातन धर्म को ले लीजिए या कॉन्स्टिट्यूशन को ले लीजिए या अपने भविष्य को ले लीजिए, इसकी स्पिरिट पे तवज्जो नहीं कोई दे रहा है। सनातन धर्म को लोग तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन एक सनाती को कैसे सच्चाई की तरफ बढ़ना चाहिए और एक नर्म दिल के साथ अपने दूसरे सिटीजन्स के साथ पेश आना चाहिए, ये एक्शन में कुछ और ही दिखता है, जो कि बहुत ही क्रूअल, बहुत ही दर्दनाक लगता है। जी जी जी, मैं प्रोफेसर रविकांत एक दो चीजें आपसे पूछ लूं। एक तो मैं ये बता दूं, जो मेहरू जी कह रहे हैं, पुलिस का एक अजीब सा रोल हो गया। हम लोग के दफ्तर के नीचे अभी पता नहीं 4-5 दिन पहले जब आए तो बहुत पुलिस थी, मतलब ऑफिस के बाहर पुलिस के एक करीब 100। तो आज हिंदुस्तान में अगर आप पुलिस बहुत देखें तो आप सुरक्षा की भावना नहीं होती, आपको असुरक्षा की भावना आती है। भैया क्या हो गया, मतलब कहीं कुछ, हम ईमानदारी से बता रहे हैं, आप एवरेज इंडियन से पूछ लीजिए, ज्यादा पुलिस देखता है तो उसको लगता है ये वो असुरक्षित है, वो सुरक्षित नहीं है। ये हमने इस अपने पुलिस का इस तरह का रोल कर दिया है। मैं प्रोफेसर रविकांत, क्योंकि एक बहस इस पे भी चलती रहती है, मैं उसको देखता रहता हूं। कुछ लोगों का ये मानना है कि साहब ये एपीएल और बीपीएल लोगों का आरक्षण होना चाहिए, गरीब तो गरीब होता है उसमें। एक बड़ा अच्छा मेरे किसी दर्शक ने कहा, उनका कहना है कि आरक्षण गरीबी हटाओ स्कीम नहीं है। मतलब मुझे लगता है इससे ज्यादा एप्ट कोई बात नहीं हो सकती थी। आरक्षण गरीबी हटाने का जरिया नहीं है। आरक्षण उस सामाजिक व्यवस्था में जहां पे ऊंच नीच दल में छुआछूत की बात है, वो उस गैप को ब्रिज करने का है। वो जो गरीबी है उसको दूर करने के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैं थोड़ा इस पे आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज ये कहूंगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जगह बोल रहा हूं, सागर है शायद,
हर जगह मंदिर बन रहा है, लोग बन रहे हैं। वो एक नया शिवराज सिंह चौहान ने पकड़ा है, वो यहाँ पे कॉरिडोर, यूपी में कॉरिडोर बन रहा है, वहां वो लोग कर दे रहे हैं, महामृत्युंजय लोग, फलाना लोग। तो वो एक कोई लोग बना रहे हैं सागर में। तो वहां खड़गे जी ने जाके मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अगर जिस दिन यहाँ अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो जिस भी नाम का हो, किसी दलित बड़े उसका नाम ले रहे थे, उसके नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, हम ये कोई मंदिर अंदर नहीं बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा एप्ट रिप्लाई नहीं हो सकता है। तो मैं एक तो थोड़ा ये कि ये गरीबी हटाओ स्कीम नहीं है, ये सामाजिक भेदभाव को दूर करने की बात है। इस पर थोड़ी सी एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा। जी, जो खड़गे साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि रैदास के नाम पर हम विश्वविद्यालय बनाएंगे, और ये बाबा साहब के तो मूल चिंता और मूल उनका उपदेश यही था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। जो वंचित तबका है उसका कल्याण, उसका सशक्तिकरण या उसका उत्थान केवल एजुकेशन के जरिए हो सकता है, इससे बड़ा और कोई माध्यम नहीं है। और इसीलिए वो जो बहुजन तबका है उसने सबसे ज्यादा जोर एजुकेशन पर दिया और सरकारी नौकरियों पर दिया। सरकारी नौकरियों पर इसलिए कि जो रिजर्वेशन की बात होती है, लोगों को लगता है कि साहब इससे गरीबी दूर की जाएगी, और बिल्कुल सही लिखा। मैं इस बात को, बहुत सारे लोग इसको कहते रहे, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का सवाल है डेमोक्रेसी में, कि हमारी भागीदारी होगी या नहीं होगी, चाहे वो क्लास 1 के ऑफिसर्स हो या क्लास 4 के हो, राजनीति हो या कोई और दूसरा क्षेत्र हो, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ये कई बार होता है जाने अनजाने में, मैं ये छूट देता हूं, जाने अनजाने में कई बार ये होता है कि हम किसी समाज के कंसर्न को उतनी बारीकी से नहीं समझ पाते हैं, और कई बार हम चाहते हुए भी न्याय नहीं कर पाते। ये होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं और अंदर से ईमानदार हैं, जो चाहते हैं, लेकिन वो उन कंसर्न को नहीं समझ पाते, उन समस्याओं को नहीं समझ पाते। इसीलिए उसके साथ ये होता है कि साहब एक प्रतिनिधि होना चाहिए, 2 प्रतिनिधि होने चाहिए, एक संख्या में प्रतिनिधि होने चाहिए, ताकि वो अब आप सोचिए कि जब संविधान बनाने की बारी आई, और वो लंबी कहानी है, मैं उसकी जिक्र नहीं करूंगा। नेहरू और पटेल साहब चाहते थे कि हम कहीं यूरोप से किसी विद्वान को हायर कर लें। गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा विद्वान हमारे बीच में मौजूद है, आप डॉक्टर अंबेडकर से बात कीजिए और उनको संविधान सभा में ले आइए। तो सिर्फ ये नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर विद्वान है, विद्वान तो उसमें कानून के ज्ञाता और भी लोग थे, लेकिन वो व्यक्ति है जो उस समाज से आ रहा है, जिसने उस दर्द को जाना है, और वो ज्यादा बारीकी से चीजों को समझते हुए उन समुदायों के साथ न्याय करेगा। वो गांधी जी ने न्याय की गारंटी की डॉक्टर अंबेडकर को ला करके। आजकल गारंटी शब्द पर बहुत जोर दिया जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो वो प्रतिनिधित्व का सवाल है। ये आरक्षण न तो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, और न लाइन में लगा करके वो भूजा बांटा जा रहा है, ये वो नहीं है। तो एक तो ये बात बहुत क्लियर, और लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए। रही बात मेरिट का सवाल, कई बार आता है, ईडब्ल्यूएस जब से हुआ है, आप अगर मेरिट उठा करके देखिए इस समय की, तो वो एसटी से भी नीचे जा रही है कई जगह। अब नहीं मेरिट उससे प्रभावित हो रही है। अब किसी ने विरोध किया क्या? प्रोफेसर पुनियानी जी ने जिस बात को कहा कि मेरिट तो तब आती है जब अवसर मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर भारत में पढ़ते हुए 3rd डिवीजन पास हुए थे, और ये फैक्ट है। हालांकि अरुण शौरी ने तो जिस ढंग से लिखा कि 3rd डिवीजनर थे, लेकिन वही व्यक्ति जब यूरोप के और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ता है, उसे अवसर मिलता है पढ़ने का, तो वो सिंबल ऑफ नॉलेज होता है। डॉक्टर अंबेडकर तो वही थे जो यहां पढ़ रहे थे और कोलंबिया में पढ़ रहे थे। वो अवसर प्राप्त होना पहले जरूरी है, उसके बाद ही मेरिट का सवाल आता है। तो
इस बात को मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं, वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सच्चाई ये है कि आरक्षण की वजह से जो कुछ बेअक्ल लोग होते हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। असली समस्या वहां है। वो चाहते हैं कि बेअकल और अकलमंद सब वहीं पहुंच जाए, और ये तो आकर के कुर्सी पर बैठेगा, हमारे बगल में बैठेगा। आप हम सारे लोग बहुत प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह की नफरत है आज भी मौजूद है, कि आप चाहे कुछ भी करते हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन जो लोग उस सोच को रखते हैं वो जिस ढंग से बात करते हैं, हो सकता है कि आप सामने ना करें, लेकिन पीठ पीछे जो बात करते हैं वो कितना उस पीठ में चुभती है। कई बार मन बहुत खिन्न होता है, लेकिन ये सोच करके शायद धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, और आया भी है जी। मुझे अच्छा ये लगता है कि अब बहुत सारे उसी अगड़ी जमात से, उसी सवर्ण समाज से लोग इस बात को कहते हैं, जो संविधान सभा में 90% से ज्यादा लोग थे सवर्ण तबके के, और उन्होंने आरक्षण को माना ही नहीं, उसको एक तरह से ठोक बजा करके मजबूत किया। आज भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन एक जो धारा है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती, वही धारा आजकल सत्ता में है जी। जिन्होंने गांधी की हत्या पर जश्न मनाया था, और जो डॉक्टर अंबेडकर को कैसे कैसे लांछन लगाते थे, क्या क्या भाषा वो इस्तेमाल करते थे, ये वही लोग सत्ता में है, और वही आजकल बांट रहे हैं। सारा ज्ञान वहीं से निकल करके आ रहा है। एक वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी भी है, वहां से ज्ञान आ रहा है जी। मैं जनरली रोकता नहीं हूं भाई शिक्षक लोगों को, लेकिन क्योंकि समय की एक पाबंदी है। प्रोफेसर शशि जी, एक बहुत जल्दी से एक वेरी क्विक आंसर, लेकिन मैं एक चीज इसलिए कहना चाहता हूं, वो जरूरी है। जो प्रोफेसर रविकांत ने कहा ना कि ये पीड़ा वही समझ सकता है, जाके पैर न पड़े पे भाई, वो का जाने पीर पराई। मैं इस जनवरी की मैं बात कर रहा हूं। मैं कश्मीर में था, और मैं कश्मीर में बहुत लोगों से मिल रहा था श्रीनगर में। तो वहां एक मुस्लिम युवक ने मुझसे कहा कि आप नहीं समझोगे मेरी समस्या। हमने कहा क्यों नहीं समझेंगे भाई, क्या दिक्कत? भाई मैं समझता हूं कि भाई बीजेपी सरकार है, मुसलमानों के डिस्क्रिमिनेट। कहना साहब, जब आप कार में आ रहे हो ना, तो जब कार में हर जगह वहां चेकिंग है, अगर आप कश्मीरी हैं तो हर 2-4 किलोमीटर पे आपकी चेकिंग है। कहना जब आपसे निकाल के आपसे कहेंगे अपना आई कार्ड लाओ, कहना मैं आज की बात कह रहे थे, कह रहे मैंने आई कार्ड निकाल के दिया, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जैसे मेरा नाम मान लीजिए आनंद राम होता, तो राम मेरे पिता का नाम होता, आनंद मेरा नाम होता, तो कहना मैंने कार्ड दिया, तो मैंने क्या नाम है, तो मैंने कहा कि आनंद। कहे तो राम तेरे बाप का नाम है? मतलब कहने लगे अगर आप जिस दिन ये सफर करेंगे ना, तब आप इस दर्द को समझेंगे, आप ये दर्द समझ नहीं सकते। तो मैं इस बात से सहमत हूं प्रोफेसर शशि। एक बहुत वेरी क्विक टिप्पणी, मुझे एक सोल्यूशन सबसे आसान ये लगता है, मंदिरों की व्यवस्था में क्यों नहीं जो दलित और वंचित वर्ग हैं, इनको उसके पुरोहित वाले काम में अगर रख दिया जाए, इसका एक आरक्षण हो जाए, बहुत सी समस्याएं अपने आप ही 10-20 साल में खत्म हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए ऐसा है, ये समाधान आपने सुझाया है, लेकिन मैं तो मंदिरों की प्रथा को ही खत्म करने के पक्ष में हूँ। ये जो धार्मिक मैं जहां से इस प्रकार की तमाम तरह की बुराइयां भी विकसित होती है, तो मैं तो उसके खिलाफ हूँ। लेकिन ये तय है कि आप फिर उसी परिपाटी में भागीदारी दिलाने की बात कर रहे हैं, तो तात्कालिक रूप से ये भी एक समाधान हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इस प्रकार की संस्थाओं को खत्म नहीं करेंगे ना, तब तक जो है अंधविश्वास समाज से नहीं जाएगा, तर्क पर आधारित समाज का निर्माण नहीं होगा, वैज्ञानिक सोच का निर्माण नहीं होगा। और जो स्वीकारोक्ति है ना, समता को मानिए, मनुष्य जन्म से बराबर है, और उसके बाद चाहे धर्म हो या राज्य हो, किसी का भी उसके ऊपर उसकी अभिव्यक्ति की या उसके किसी प्रकार की स्वतंत्रता पर कोई जो है हस्तक्षेप नहीं हो, और विकास का अवसर, क्योंकि आरक्षण देने के पीछे जो मूल उद्देश्य था, सदियों से समाज के जिस वंचित समूह को आपने बढ़ने ही नहीं दिया, रोका, तो अगर रोके हैं तो उसकी प्रगति तो रुक गई ना, भागीदारी तो दी नहीं। इसीलिए अतिरिक्त जो है उनको आपको एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दे करके मुख्य धारा में पहले लाइए, और जब वो मुख्य धारा में आएंगे, और वो तभी संभव होगा,
उसके बाद आप अवसर की समानता भी दीजिए, लेकिन उसके पूर्व अवसर की समानता की बात भी नहीं हो सकती है, मैं ये मानता हूं। इसीलिए इस चीज को समझिए। और बस एक वाक्य और, कि जो आर्थिक आधार पर संविधान का ये कतई उद्देश्य था ही नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो 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 पिछड़ापन था उसको दूर करने का उद्देश्य था, और उससे एक स्वाभिमानी समान नागरिक के निर्माण का उद्देश्य था। धन्यवाद। मेरे एक दर्शक ने, ब्लू पैंथर है उनका नाम, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बताना आवश्यक है। उन्होंने कहा बाबा साहब तो पृथक निर्वाचन चाहते थे दलितों के लिए, लेकिन उसके बदले आरक्षण मिला है गांधी की जिद के कारण। गांधी जी 30 जनवरी 1948 में मर गए थे। आरक्षण, अरे इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन संविधान 1950 में लागू हुआ, गांधी जी 2 साल पहले मर चुके थे। मैं सिर्फ इसलिए इनसे ये बताना चाह रहा हूं कि आजकल एक और चीज हो गई है, और वो कह के मैं खत्म करूंगा। अगर आप किसी से कह लिए ना पढ़े लिखे नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो लोग मालूम नहीं, एक वर्ग विशेष के लोग गुस्सा होकर आपको गाली देने लगते हैं। मैं अपनी बात को यही समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ये ब्लू पैंथर साहब, गांधी जी 48 में मर गए थे, 50 में इस देश का संविधान लगा। जी आनंद भाई, एक उनका संदर्भ जो है पूना पैक्ट से है। देखिए, पूना पैक्ट में जो दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की बात थी ना, जो अंबेडकर चाहते थे, और वहां पर गांधी चाहते थे कि नहीं, हिंदू में फिर से अलग पृथक निर्वाचन नहीं हो, तो पूना पैक्ट में जो आरक्षण की अवधारणा वहां विकसित हुई है। तो ये बात उनका वो संदर्भ है, ये 50 और 48 का संदर्भ नहीं है, मुझे ये कहना है। हाँ, लेकिन वो एक अलग डिबेट है। मेरा कहना है कि आज क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो गया था, और आज देखिए, आज मुझे ऐसा लगता है कि आम उसमें लोगों को ये जो सीटों का आरक्षण है उससे बहुत दिक्कत नहीं है। लोगों को असली दिक्कत जो है वो नौकरी के आरक्षण और शिक्षा के आरक्षण से। ये कौन सी कितनी सीट किसकी हो रही है लोगों को पता भी नहीं रहता है। सही बात यह है कि लोगों ने एक अजीब सी एपैथी हो गई है कि ठीक है, उनकी अपनी सीट होंगी। मुझे ऐसा लगता है, मैं उस संदर्भ में मैंने ब्लू पैंथर साहब को इसलिए कहा कि नौकरी का आरक्षण और ये आरक्षण नहीं था, वो पूना पैक्ट में आरक्षण दिया गया था क्योंकि उनका उतना रिप्रेजेंटेशन हो। वो रिप्रेजेंटेशन का एक ढंग अलग था। अंबेडकर साहब चाहते थे कि केवल वही लोग करें, उतना रिप्रेजेंटेशन मिले। आरक्षण का एक ढंग वो भी था, वो एक मिनिमम सीट की गारंटी तो चाह ही रहे थे ना कि केवल वही लोग डिसाइड करें। तो आरक्षण, ये कहना कि गांधी ने उस आरक्षण को उनकी जिद के कारण आरक्षण हुआ। खैर, मैं आप सबका, प्रोफेसर पुनियानी मेहरू जी और प्रोफेसर शशि, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी सीमा थी, माफ कीजिएगा।